नमस्ते, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए, और जब भी आप मास्क पहने सही तरीके से पहने, अपनी नाक और मुंह को कवर करें। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप ये खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है, आप जहां कहीं भी जाएंगे मास्क नहीं उतारेंगे, और मास्क को लेकर के लोगों को जागरूक भी करेंगे, क्योंकि इस महामारी से लड़ने में आपकी भागीदारी सबसे ज्यादा जरूरी है। देश के कई राज्यों में खतरनाक ब्लैक फंगस ने अपने पैर पसार लिए हैं। देश के 10 राज्यों में अब तक ब्लैक फंगस के 7000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 200 से ज्यादा मरीज इस बीमारी की वजह से जान गंवा चुके हैं। कोरोना के ठीक हो रहे कुछ मरीजों को म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस नाम की ये बीमारी अपने शिकंजे में ले रही है। महाराष्ट्र और गुजरात के बाद देश के दूसरे राज्यों में भी ब्लैक फंगस ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, और ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़े हैं। कई राज्यों में इस बीमारी से मरीजों की मौत भी हो रही है। यूपी समेत 7 राज्यों ने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार भी कोरोना के साथ ब्लैक फंगस के बढ़ते कदम को रोकने के काम में जुट गई है। ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर फंगल इन्फेक्शन रोकने के लिए कदम उठाने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि वो इन्फेक्शन रोकने और इससे बचाव के लिए अपनी तैयारियों की समीक्षा करें। साथ ही अस्पतालों में सफाई और सैनिटाइजेशन की भी समीक्षा करें। चिट्ठी में सभी राज्य सरकारों से कहा गया है कि एक हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनाए और संस्था के हेड को इसका अध्यक्ष बनाए। इन्फेक्शन से बचाव के लिए कंट्रोल के लिए एक नोडल ऑफिसर बनाने का सुझाव भी दिया है, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट या सीनियर इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स हो सकती है। साथ ही हॉस्पिटल में इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम बनाने और उसे लागू करने के लिए भी कहा गया है। कोरोना महामारी के साथ दहशत फैलाने वाले ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस की कई मामले सामने आए हैं, और ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। हर कोई इस बीमारी और इसके इलाज को लेकर कंफ्यूजन में है, और इसी वजह से हमने देश के 4 विशेषज्ञ डॉक्टरों से बात की। उन्होंने ब्लैक फंगस को लेकर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक तो संक्रमण की वजह से बॉडी वैसे ही वीक हो जाती है। दूसरा, क्योंकि लंग्स पे या बॉडी के ऊपर इन्फ्लेमेशन का इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। और जिन लोगों में ज्यादा हाई डोज स्टेरॉइड्स यूज किए गए और वो डायबिटिक थे और उनका ब्लड शुगर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो उनका इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से और शुगर हाई होने की वजह से वो वल्नरेबल हो जाते हैं। इस जो फंगस है उसको, जिसको हम अपॉर्चुनिस्टिक फंगस कहते हैं। It is found in soil, it is found at times in the environment also, but it is not very infectious. It does not cause infections in healthy people. Before COVID, we would occasionally see fungus with this mucormycosis in patients who had poor control of diabetes, who had underlying transplant and were on drugs post-transplant, or cancer patients who were getting chemotherapy. अच्छा, दूसरी चीज, ये बीमारी जो है वो कुछ 2-3 साल पहले सभी पूरे जग में रहती है, पर बहुत कम मात्रा में हम ये केसेस देखते हैं, क्योंकि ये एक फंगल इन्फेक्शन है और ये एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है। मतलब कि मौका पाने पे ये फंगस जो है वो अपना जो है वो सर उठा लेता है। तो दूसरे देशों में भी ये दिखाई देती हैं, बट बहुत कम मात्रा में। और इस साल और पिछले साल भी फर्स्ट वेव जब कोविड की हुई थी, उसमें भी हमने कुछ म्यूकरमाइकोसिस के केसेस ज्यादा मात्रा में दिखाई दिए थे। इस साल कोविड केसेस की मात्रा बहुत ज्यादा है कंपेयर टू पिछले साल के वेव में, फर्स्ट वेव में। सेकेंडली, इस बार जो हमारे ड्रग जो हमने दवाइयाँ दी कोविड में, तरह तरह की दवाइयाँ आई, वो इफेक्टिव दवाइयाँ भी आई, लेकिन एट द सेम टाइम हमने कहीं ना कहीं, जैसे हमने जब यूज स्टेरॉइड का किया, और स्टेरॉइड का यूज डॉक्टर्स तो कर ही रहे हैं, और हमने जो कॉमनली देखा है कि जो लोग हैं वो ओवर द काउंटर जाके स्टेरॉइड का यूज अपने आप भी कर रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन हमें देखने को मिला कि लोग अपने से स्टेरॉइड यूज कर देते हैं, स्टेरॉइड को लंबा खींच देते हैं, लंबा देर तक देते हैं, और ये ऐसा स्टेरॉइड है जो बॉडी की इम्यूनिटी बहुत बहुत ही नीचे लेके आ जाता है।
हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। जावेद मंसूरी गाजियाबाद से, अजीत सिंह लखनऊ से, पारस दामा मुंबई से। सबसे पहले अजीत, मैं आपके पास आती हूं। जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है और इसमें फंगस प्रिवेंशन कंट्रोल कमेटी बनाने का सुझाव दिया गया है, क्या इस पर काम हो रहा है और सफाई और सैनिटाइजेशन को लेकर के समीक्षा हो रही है? देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, जो गाइडलाइन केंद्र सरकार की जारी हुई उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने खुद कहा कि पीजीआई के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर धीमान की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के निर्देश के बाद ब्लैक फंगस से निपटने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसमें केजीएमयू के ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, लोहिया संस्थान के डॉक्टर हैं, पीजीआई के डॉक्टर हैं। तो उस पर तो काम चल ही रहा है। साथ ही जो दवाएं हैं वो सीधे सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध है, प्राइवेट दुकानों पर नहीं। और सैनिटाइजेशन के काम की समीक्षा हर दिन शाम को 5 बजे खुद मुख्यमंत्री ले रहे हैं। एसीएस होम को जिम्मेदारी सौंपी गई है, सूचना को सौंपी गई है। तो सरकार की तरफ से लगातार काम किया जा रहा है और कल ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर ब्लैक फंगस को उत्तर प्रदेश में भी महामारी के तौर पर घोषित कर दिया गया है। यानी सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है और काम किया जा रहा है। लेकिन जो मामले सामने आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जसप्रीत जिन्होंने बगैर डॉक्टर की सलाह पर दवाई ले ली, सीधे मेडिकल स्टोर से दवाई ले ली या किसी से पूछकर व्हाट्सएप पर ले ली। तो ये कई सारे ऐसे मामले आए हैं जिन्होंने खुद दवा ली है, जबकि खुद सरकार का कहना है, स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि इसका इलाज सिर्फ विशेषज्ञ डॉक्टर ही कर सकते हैं, सामान्य फिजिशियन नहीं कर सकता। तो निश्चित तौर पर काम तो चल रहा है, लेकिन कई सारी लापरवाहियां भी सामने आई जो लोगों ने खुद इसका इलाज करना शुरू किया। ठीक है अजीत। वहीं मुंबई के डॉक्टर आरएन कपूर हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉक्टर समीर भार्गव इलाज में लापरवाही की ब्लैक फंगस होने की आशंका पर उन्होंने जवाब दिया। लापरवाही का ऐसा है कि इस कोविड-19 के ट्रीटमेंट में हमने पाया कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल स्टेरॉइड्स का ही रहा है। और शुरुआत में हमको ये पता नहीं था कि स्टेरॉइड्स कब यूज़ करना है, कितने दिनों तक हमको देना है, किस मात्रा में देना है। कोई भी चीज़ आपने अगर अनकंट्रोल्ड, उसके साइड इफ़ेक्ट्स न जानते हुए अगर आपने उसको यूज़ किया तो आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जावेद, जो डॉक्टर समीर ने कहा कि ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स लेने से ब्लैक फंगस हो रहा है, तो क्या लोग जागरूक नहीं हैं, मनमाने तरीके से इलाज कर रहे हैं, असावधानियां बरत रहे हैं, लापरवाही की वजह से ब्लैक फंगस फैल रहा है? देखिए, एक वो दौर आया था कोरोना का जब बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे, तो ऐसी मामले भी सामने आए जो लोग खुद अपनी मर्जी से, अपनी मनमर्जी से इलाज कर रहे थे। जहां एक तरफ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अधिक मात्रा में स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल की वजह से ब्लैक फंगस के मामले आ रहे हैं, तो कई जगह कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि जो ऑक्सीजन इस्तेमाल की जाती है उसमें वहाँ साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, जो पानी इस्तेमाल किया जाता है वो साफ नहीं होता, लिहाजा एक वो भी वजह है। तो ऐसे में जो जगहें थी, जब हमने देखा, इस वक्त हम मोहन नगर में मौजूद हैं, यहाँ मैं आपको एक सेंटर दिखाना चाहूँगा, यहाँ जहाँ ऑक्सीजन दी जाती है। ये सेंटर पहले इंदिरापुरम में था, जब केसेस बहुत ज़्यादा थे तो कार से लोग आते थे और कार में ही उनको ऑक्सीजन लगाई जाती थी। तो ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे थे। तो अब फिलहाल जब मामले कम हो गए हैं तो अब यहाँ कोविड केयर सेंटर बना दिया गया है, बाकायदा यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम है। यहाँ 25 अभी मरीज कोरोना के भर्ती हैं जिनको ऑक्सीजन दी जा रही है, 100 बेड की इसकी कैपेसिटी है। तो ऐसे में सवाल यही था कि जब ऑक्सीजन भी दी जाए तो साफ सफाई का ख्याल रखा जाए, डॉक्टर्स की निगरानी में ऑक्सीजन लगाई जाए। तो ये ऐसे तमाम पहलू हैं जिससे ब्लैक फंगस से बचा जा सकता था। अगर गाजियाबाद की बात करें तो 24 मामले कल तक ब्लैक फंगस के गाजियाबाद में रिपोर्ट किए जा चुके थे और एक मौत भी बताया जा रहा है कि कल हुई है ब्लैक फंगस से। तो ऐसे मामले में जो गाजियाबाद है, दिल्ली में भी ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सरकार लगातार वहां भी कदम उठा रही है। तो ऐसे में कोरोना के मामले जहां कुछ कम हो रहे हैं तो वहीं ब्लैक फंगस बड़ी चुनौती के रूप में सामने खड़ा है। जी ठीक है जावेद। वहीं मुंबई के डॉक्टर आरएन कपूर हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर कुणाल बहरानी ने बताया कि आखिर कोरोना की पहली लहर में ब्लैक फंगस के मामले क्यों नहीं मिले। इस साल कोविड केसेस की मात्रा बहुत ज्यादा है कंपेयर टू पिछले साल के वेव में, फर्स्ट वेव में। सेकेंडली, इस बार जो हमारे ड्रग जो हमने दवाइयां दी कोविड में, तरह तरह की दवाइयां आई, वो इफेक्टिव दवाइयां भी आई, लेकिन एट द सेम टाइम हमने कहीं ना कहीं, जैसे हमने जब यूज स्टेरॉइड का किया, और स्टेरॉइड का यूज डॉक्टर्स तो कर ही रहे हैं, और हमने जो कॉमनली देखा है कि जो लोग हैं वो ओवर द काउंटर जाके स्टेरॉइड का यूज अपने आप भी कर रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन हमें देखने को मिला कि लोग अपने से स्टेरॉइड यूज कर देते हैं, स्टेरॉइड को लंबा खींच देते हैं, लंबा देर तक देते हैं, और ये ऐसा स्टेरॉइड है जो बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ही नीचे लेके आ जाता है।
मुंबई के डॉक्टर RN कपूर हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉक्टर समीर भार्गव ने यह भी बताया कि आखिर ब्लैक फंगस के मामले सिर्फ भारत में ही क्यों मिल रहे हैं। ये बीमारी जो है वो कुछ 2-3 साल पहले सभी पूरे जग में रहती है, पर बहुत कम मात्रा में हम ये केसेस देखते हैं, क्योंकि ये एक फंगल इन्फेक्शन है और ये एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है। मतलब कि मौका पाने पे ये फंगस जो है वो अपना जो है वो सर उठा लेता है। तो दूसरे देशों में भी ये दिखाई देती हैं, बट बहुत कम मात्रा में। और इस साल और पिछले साल भी फर्स्ट वेव जब कोविड की हुई थी, उसमें भी हमने कुछ म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस ज्यादा मात्रा में दिखाई दिए थे। पारस के पास चलते हैं मुंबई में। पारस, ब्लैक फंगस के इलाज में सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि कई जगह पर दवाइयां उपलब्ध नहीं है, जिससे मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। इस वक्त मुंबई में क्या स्थिति है? जसप्रीत, मुंबई में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार जो कोरोना केसेस को पर रोकथाम लगाने की कोशिश कर रही है, वहीं अब ब्लैक फंगस नामक बीमारी जो है वो जी का जंजाल बनती जा रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री जो है महाराष्ट्र के राजेश टोपे ने बताया था कि उन्होंने दवाइयों का ऑर्डर दे दिया गया है, मगर दवाइयां जो है मुंबई को 31 मई तक पहुंचेगी। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जहां पे ऑर्डर दे दिया गया है, जो दवाइयां हैं वो 31 मई तक पहुंच जाएगी। अगर आंकड़ों की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में 2000 से अधिक केसेस जो है ब्लैक फंगस के पाए गए हैं। वहीं अगर मुंबई में बात करें तो 111 से अधिक जो है वो ब्लैक फंगस के केसेस पाए गए हैं। वहीं मुंबई के केम हॉस्पिटल के बाहर हम खड़े हैं। यहाँ पे 34 ब्लैक फंगस के मरीज हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह जो है ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उनको प्रायोरिटी पे चेक किया जाए, उनको प्रायोरिटी पे उनका इलाज करवा जाए। वहीं ऐसे 18 अस्पताल हैं, कॉलेज अस्पताल हैं, जहां पे जल्द से जल्द जो है वो ब्लैक फंगस के लिए स्पेशलिस्ट जो वार्ड है वो तैयार किए जाएंगे। वहीं जो आंकड़ा है उसका भी ख्याल रखते हुए सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को इलाज जल्द से जल्द मिले, मगर वहीं लोगों की भी लापरवाही सामने आ रही है, जहां डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना। ठीक है पारस, लौटेंगे हम आपके पास। इस बीच डॉक्टर कुणाल बहरानी ने भी बताया कि असुरक्षित तरीके से ऑक्सीजन देने से कोरोना के मरीजों को ब्लैक फंगस का कितना खतरा हो सकता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हर कोविड पेशेंट म्यूकर का टारगेट है या म्यूकर होने की टेंडेंसी होती है। जैसा हमने स्टार्टिंग में बिगिनिंग में बताया कि ये उन मरीजों में म्यूकर होने के चांसेस ज्यादा हैं जो सब्सेप्टेबल हैं, मतलब जिनको म्यूकर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे कि अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को कोविड हो गया हो और उसमें हम अगर स्टेरॉइड का यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग जैसे बताते हैं कि माइल्ड केस है, मॉडरेट है, सीवियर है, माइल्ड कोविड केसेस में जहां हमें स्टेरॉइड का यूज एकदम नहीं करना, ऐसे मरीज को म्यूकर माइकोसिस होने के ना के बराबर चांसेस होते हैं। जहां पे हम स्टेरॉइड का यूज नहीं कर रहे हैं, पेशेंट माइल्ड पेशेंट है, सब चीज ठीक चल रहा है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, ऐसे मरीजों को म्यूकर होने के चांसेस नहीं होते हैं। जो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन है वही हमें लेना चाहिए, ना कि कई बार बिना ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन लिए भी लोग ऑक्सीजन लेने लगते हैं, मास्क लगा देते हैं। तो वो एक तो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन होना चाहिए, दूसरा उसमें जो वाटर होना चाहिए वो बहुत ही प्योरीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। और उस जो हमारा ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन का जो हमारा जिसको हम लोग कहते हैं जो एपैरेटस होता है, उसको भी हमें क्लीन रखना है। उसको हर थोड़े दिनों में हमें क्लीन रख के उसको प्रॉपर तरीके से कॉन्टेमिनेशन फ्री रखना है। अजीत, जो डॉक्टर कुणाल बता रहे थे, क्योंकि ब्लैक फंगस को लेकर के लोगों में बहुत सारे कंफ्यूजन है, वो काफी हद तक दूर हुआ है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो इस वक्त ब्लैक फंगस के कितने मामले हैं? क्या मरीजों को दवाइयां मिल पा रही है? सही से इलाज हो रहा है? देखिए बिल्कुल जसप्रीत, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो मेडिकल कॉलेज में 133 मरीज अभी फिलहाल एडमिट हैं, जो मेडिकल कॉलेज की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया था। 4 मरीजों की मौत हुई थी। इसके अलावा मेरठ में 27 मरीज सामने आए थे, गाजियाबाद में कुछ मरीज सामने आए थे, लेकिन इलाज की जो बात है वो इलाज किया जा रहा है। और डॉक्टर धीमान जो पीजीआई के डायरेक्टर हैं, उनकी अध्यक्षता की जो कमेटी है उसमें केजीएमयू के कई सारे डॉक्टर्स हैं, ईएनटी विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं उनको शामिल किया गया, तो इलाज किया जा रहा है। हाँ, सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों को दवाई दी गई है और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। आपको किसी प्राइवेट दुकान पर इसकी दवा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये गंभीर बीमारी है और विशेषज्ञ डॉक्टर ही इसका इलाज करेंगे। तो
इलाज के लिए मुख्यमंत्री लगातार दोनों टाइम बैठक करते हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि इसे महामारी घोषित किया जाए और इलाज में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। इसी वजह से उन्होंने जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री हैं जयप्रताप सिंह, उनकी अगुवाई में टीम बनाई, उसमें डॉक्टर्स भी हैं। हर दिन मुख्यमंत्री इसकी रिपोर्ट ले रहे हैं। तो 136 मामले जो लखनऊ का मेडिकल कॉलेज है जसप्रीत, उसमें आए हैं, जिसमें 4 मरीजों की अब तक मौत हुई है, बाकी का इलाज चल रहा है और कुछ मरीज ठीक भी हुए हैं। जसप्रीत, ठीक है, जावेद के पास चलते हैं। जावेद, जो गाजियाबाद में ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं, उनमें क्या लक्षण हैं और क्या उनको सही तरीके से इलाज मिल रहा है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि कैसे इस फंगल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है? देखिए, एक्सपर्ट साफ तौर पर यही कहना है कि अगर ब्लैक फंगस के जो लक्षण हैं उनको शुरुआत में ही आप पता लगाएं और डॉक्टर्स की सलाह लें तो उसमें सुधार किया जा सकता है। जिस तरह से हम सभी को पता है कि कोरोना के इलाज के दौरान खासतौर से वो मरीज इसकी जद में आते हैं जो डायबिटिक होते हैं और जिनमें अधिक मात्रा में स्टेरॉइड्स इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ गाजियाबाद में जिन मरीजों का इलाज चल रहा है उनको इलाज बाकायदा जो प्रोटोकॉल है उसके तहत दिया जा रहा है। जो इसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो उनको जो अस्पताल को ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आप उसे केमिस्ट की शॉप से खरीदना चाहेंगे तो आप नहीं खरीद सकते हैं। तो ऐसे में लखनऊ से ही इन सारी चीजों को देखा जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री इस मामले को देख रहे हैं। तो ऐसे में चाहे गाजियाबाद हो, गाजियाबाद में 24 मामले हैं। ठीक है जावेद, आप दिल्ली के अस्पतालों को भी कवर करते हैं। गाजियाबाद का हाल तो आप बता ही रहे हैं, दिल्ली के अस्पतालों की क्या व्यवस्था है? देखिए, दिल्ली के अस्पतालों की अगर बात करें तो वहाँ पे ब्लैक फंगस के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। पहली लहर में भी रिपोर्ट हुए थे लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा हुए और सरकार इसको लेकर एक्शन मोड में है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री लगातार खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। कई समीक्षा बैठक भी हो चुकी हैं। 3 अस्पताल बाकायदा इसके लिए तय किए गए हैं, GTB, LNJP और राजीव गांधी अस्पताल, जहाँ इन मरीजों का इलाज किया जाएगा। डॉक्टर्स की टीम रहेंगे। उससे पहले जो जानकारी मिली थी वो ये कि 1 लाख दवाइयों की मांग दिल्ली सरकार ने केंद्र से की है, क्योंकि जो इसमें इलाज के लिए इंजेक्शन की जरूरत होती है वो अस्पतालों को मुहैया कराए जाए। तो सरकार पूरी निगरानी रखे हुए है कि जो दवाई है, जो इलाज है, उसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए। 200 से ज्यादा दिल्ली में केस अब तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं ब्लैक फंगस के। तो फिलहाल सरकार की नजर इस पर है। जहां एक तरफ दिल्ली में कोरोना के मामले घटे हैं तो वहीं जो चिंता है वो ब्लैक फंगस के मामलों ने बढ़ा दी है। तो सरकार लगातार कोशिश कर रही है और निगरानी रखे हुए है। जी ठीक है जावेद, आप सभी बने रहिए। राजस्थान का रुख कर लेते हैं। राजस्थान में ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। राज्य सरकार के मुताबिक वहां अब तक ब्लैक फंगस के 700 मरीज सामने आ चुके हैं। राजस्थान में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा चुका है। अब वहां इस बीमारी को राज्य सरकार की चिरंजीवी योजना में रखा गया है। इस योजना के तहत पहले से ही कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है। राजस्थान सरकार का दावा है कि उन्होंने ब्लैक फंगस से निपटने की हर तैयारी कर ली है। ब्लैक फंगस के राजस्थान में लगभग 700 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जैसा इसको राज्य सरकार ने महामारी अधिनियम के अंतर्गत नोटिफाइबल डिजीज घोषित भी कर दिया है। चिरंजीवी योजना में इस रोग के इलाज की व्यवस्था को अनुमत किया गया है। अब जिस तरह से कोविड का ट्रीटमेंट उसके कवरेज में आता है चिरंजीवी योजना के, उसी तरह से ब्लैक फंगस भी आएगा। कर्नाटक में भी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ने लगा है। वहां अब तक ब्लैक फंगस के कुल 200 मरीज मिले हैं जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। कर्नाटक के कलबुर्गी में तो एक ही दिन में ब्लैक फंगस के करीब 30 संदिग्ध मरीज मिले जिन्हें वहां के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कर्नाटक से स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर के मुताबिक ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए दवा के इंतजाम हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लगातार केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा के संपर्क में है और उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। To the government's knowledge, we have about 200 cases that has been reported till date officially from all the districts. So we are in the process of obtaining the required medicine. हरियाणा के जिंद में सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने ब्लैक फंगस का इलाज करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। वहां सिविल अस्पताल के डॉक्टर मजबूरी बयां कर रहे हैं कि उनके पास ब्लैक फंगस की दवा तो दूर, उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर तक नहीं है। वहां के डॉक्टरों का कहना है कि जिंद में रोज ब्लैक फंगस के 1 से 2 संदिग्ध मरीज आ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में ENT यानी आंख, नाक और कान का कोई डॉक्टर ही नहीं है जो इसके इलाज में मदद कर पाए।
फिलहाल हमारे पास इसकी सुविधा नहीं है बायोप्सी करने की, तो हमारे पास सरकार की तरफ से यही गाइडलाइन है कि अगर कोई ब्लैक फंगस का सस्पेक्टेड केस आता है तो जींद जिले को रोहतक इसके साथ अटैच कर दिया गया है, तो हम उसको रोहतक भेज देते हैं ताकि उसका टाइमली इंटरवेंशन कर सकें, बायोप्सी कर सकें और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। कोरोना के ठीक हो रहे कुछ मरीजों को म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस नाम की बीमारी अपने शिकंजे में ले रही है। चिंता का सबब यह है कि महाराष्ट्र और गुजरात के बाद देश के दूसरे राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी समेत 7 राज्यों ने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है, जबकि केंद्र सरकार कोरोना के साथ ब्लैक फंगस के बढ़ते कदम को रोकने के काम में जुटी है। केंद्र सरकार ने इस बीमारी के इलाज में जरूरी दवाओं और इंजेक्शन की मांग को पूरा करने के इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। वहीं देश के जाने माने डॉक्टर ब्लैक फंगस से डरने की नहीं बल्कि सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। है उसको जिसको हम अपॉर्चुनिस्टिक फंगस कहते हैं कि जहां उसको मौका मिलेगा कि वीक बॉडी मिली तो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। COVID-19, the number has increased dramatically. This has been seen to some extent in the first wave also, but much more now. ब्लैक फंगस बना खतरे का सबब। देश में कोरोना के मामलों में पिछले कुछ दिनों से गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि कोरोना से हो रही मौतें अभी भी चिंता का सबब बनी हुई हैं। तो इसी चिंता को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहा है ब्लैक फंगस या कहें म्यूकोरमाइकोसिस। देश में कोरोना से ठीक हो रहे कुछ मरीज ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस की चपेट में आ रहे हैं। यही नहीं, इससे कई मरीजों की जान भी जा चुकी है। खतरा बड़ा इसलिए है क्योंकि इसके इलाज में जरूरी इंजेक्शन और दवाओं की किल्लत हो रही है। कई राज्यों ने ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और इंजेक्शन के लिए केंद्र सरकार से गुहार भी लगाई। तो आपको बता दें कि देश में इस वक्त ब्लैक फंगस को 7 राज्यों ने महामारी घोषित कर दिया है। गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, असम, ओडिशा और पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है और इसके इलाज के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों के बाद उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ में भी ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 55 नए मामले सामने आए हैं। KGMU में 4 और PGI में 2 मरीजों की ब्लैक फंगस से मौत हो चुकी है। प्रयागराज में ब्लैक फंगस के 4 मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 1 मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया। गौतम बुद्ध नगर के अलग अलग अस्पतालों में 21 मरीजों का इलाज चल रहा है। पूरे राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के करीब 150 केस सामने आ चुके हैं। केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग को ये सभी राज्यों को करना है, तो उनके गाइडलाइन के मुताबिक जो पत्र उनका आया है उसी के हिसाब से आज उसको घोषित कर दिया जाएगा महामारी के रूप में। प्राइवेट दुकानों पर उतनी दवाएं पहुंची नहीं है, जो कुछ लोग अभी इसको लेकर परेशान भी, इसकी क्या तैयारी है? दुकान पर तो अभी नहीं पहुंच पा रही है। दुकान पर क्योंकि जब केंद्र सरकार ने कंट्रोल ही कर लिया है तो सीधा स्टेट्स को आवंटन कर रही है, तो उतना प्रोडक्शन अभी हो नहीं रहा है, अभी तो दुकान में नहीं जा रहा है। मगर प्राइवेट अस्पतालों को तो हम लोग दे ही रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का आग्रह कर चुका है। इसमें कहा गया है कि केंद्र ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज की श्रेणी में डाला है, क्योंकि ये कोरोना मरीजों की मौत का कारण बन रहा है। केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस की दवाई बनाने वाली 5 और नई कंपनियों को लाइसेंस भी दिया है, जबकि अब तक भारत में 5 कंपनियां ही इसकी दवाइयां बना रही थी। जिन 5 कंपनियों को नया लाइसेंस दिया गया है वो इस साल जुलाई के महीने में ब्लैक फंगस की दवाई की 1,11,000 शीशियों का उत्पादन करेंगी, जबकि इस बीमारी से जुड़ी दवाइयां आयात करने के लिए दुनिया में और भी एंटी फंगल दवाई बनाने वाली कंपनियों की तलाश की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में 2 दिन पहले तक ब्लैक फंगस के 197 मरीज थे, तो इस बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ भी सकती है। लिहाजा दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम के साथ दिल्ली सरकार ने केंद्र से इसके इलाज में जरूरी दवाइयों और इंजेक्शन की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की है। दिल्ली में नहीं, पूरे देश में दिक्कत है। इसकी जो दवाई है उस दवाई के लिए केंद्र सरकार ने उसको कंट्रोल किया है। केंद्र सरकार सबको कोटे के हिसाब से दे रही है। दिल्ली को अभी उन्होंने 2000 के लिए कहा है देने के लिए। जैसी चीज मिलेगी हम अस्पतालों को दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। ये प्राइवेट में घरों में इसका इलाज नहीं हो सकता है, तो एडमिटेड पेशेंट का ही इलाज होगा, उनको हम दे रहे हैं।
महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में अब तक इस बीमारी के करीब 2000 से अधिक केस दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 90 मरीजों की जान जा चुकी है। अकेले पुणे में ब्लैक फंगस के 300 केस सामने आ चुके हैं। इस लिहाज से पुणे में ही 1800 इंजेक्शन की जरूरत है। लिहाजा बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की कीमतों को कम करने की बात कही है और साथ ही इलाज में जरूरी दवाओं के उत्पादन और वितरण को भी नियमित करने को कहा है। कोरोना नया वायरल हो रहा है, ये ब्लैक फंगस अब सामने आया है। इसकी तैयारी जो है देश में किसी के पास भी नहीं है, लेकिन अब ये सामने आया है तो ये भी एक चैलेंज है और इसकी दवाई ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कैसे उपलब्ध करे, इसके ऊपर जो है टास्क फोर्स काम कर रही है और सरकार बहुत जल्दी इसके ऊपर जो है दवा किस तरीके से उपलब्ध की जाए उस पर काम कर रही है। म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस एक बेहद दुर्लभ संक्रमण है। ये म्यूकर फफूंद के कारण होता है जो आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद, सड़े हुए फल और सब्जियों में पनपता है। डॉक्टरों की माने तो ये फंगस हर जगह होता है, मिट्टी में और हवा में। यहाँ तक कि स्वस्थ इंसान की नाक और बलगम में भी ये फंगस पाया जाता है। ये फंगस साइनस, दिमाग और फेफड़ों को प्रभावित करता है और डायबिटीज के मरीजों या बेहद कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में ये जानलेवा भी हो सकता है। खास बात ये कि इसमें मृत्यु दर 50% तक हो सकती है। मेन चीज ये है कि जो जहां जहां ये फंगस लगा है तो डायग्नोसिस में ये पता लग जाए कि नोज में स्टफीनेस है, पेन है, या एक साइड पे कोई या गाल के ऊपर कोई स्वेलिंग हो रही है, या दांत कोई लूज हो रहा है, या कोई पैच दिख रहा है मुंह में कोई फंगस टाइप के ब्लैकिश टाइप। तो इसका मतलब ये है कि उसी टाइम आपको पता लग जाएगा कि मुझे संक्रमण हुआ। हालांकि चंडीगढ़ पीजीआई के डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के एचओडी डॉक्टर अरुणालोक चक्रवर्ती ने ब्लैक फंगस पर एक बड़ा बयान दिया है। उनके मुताबिक ब्लैक फंगस के बारे में कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है, जबकि ये ज्यादातर शुगर के मरीजों को अपने लपेटे में ले रहा है। इसके अलावा उन मरीजों को भी ये अपने शिकंजे में ले रहा है जिन्हें 6 मिलीग्राम की बजाय 30 मिलीग्राम स्टेरॉयड दिया गया। डॉक्टर अरुणालोक चक्रवर्ती के मुताबिक कोरोना के मरीजों को स्टेरॉयड का 6 मिलीग्राम से ज्यादा डोज नहीं देना चाहिए। पेशेंट को बचाने के लिए स्टेरॉइड्स जो हैं वो शुरू कर दिए हैं, उनकी वजह से इम्यूनिटी और डाउन हो सकती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायबिटिक या प्री डायबिटिक पेशेंट में अगर स्टेरॉइड देने के बाद में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ जाता है और इसको हमने अगर डिटेक्ट नहीं किया, मतलब कि आपने दी दवा जो जान बचाने के लिए है, पर अगर आपने उसके साइड इफेक्ट्स जो है उसको कंट्रोल नहीं किया तो ये जाके म्यूकर इन्फेक्शन हो सकता है। आईसीएमआर के मुताबिक अगर कोई म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस से पीड़ित है तो उसे सबसे पहले अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर व्यक्ति कोरोना से ठीक हो गया है तब भी लगातार ब्लड शुगर की जांच करनी चाहिए। अगर कोई ऑक्सीजन ले रहा है तो ह्यूमिडिफायर के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल दवा और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर ब्लैक फंगस से डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। सावधानी ही इस बीमारी से बचाव का मंत्र है। यूपी में योगी सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। तीसरी लहर में खासतौर पर बच्चों को ज्यादा खतरा बताया गया है, जिसको देखते हुए बच्चों के इलाज के लिए जिला स्तर पर अस्पतालों में विशेष तैयारी की गई है। जिला अस्पतालों में बच्चों के लिए अलग से बेड बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके अलावा बच्चों के लिए अलग आईसीयू भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा यूपी सरकार ने निगरानी के लिए डॉक्टरों की एक कमेटी भी बनाई है। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, तीसरी वेव को रोकने के लिए सरकार किस तरह से तैयार है? तीसरी वेव का जो भी संभावना विशेषज्ञ द्वारा बोला जा रहा है, जिसमें 18 साल के नीचे बच्चे संक्रमित हो सकते हैं या नवजात शिशु भी संक्रमित हो सकते हैं, इसको लेके हमारे जितने भी पीडियाट्रिक आईसीयू है वो सबकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमको बढ़ाना है, जहाँ हमको लगाना है, इसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ये सर्वाधिक हमारे मेडिकल कॉलेजेस में रहेगा, उसमें 100 बेड के पीडियाट्रिक आईसीयू रहेगा और जिला अस्पतालों पर 20 से 25 बेड का रहेगा। पूरी यूपी के सभी अस्पतालों में बच्चों के लिए अलग से बेड बनाया जा रहा है, वार्ड बनाया जा रहा है।
हाँ नहीं देखिए, पीडियाट्रिक आईसीयू तो काफ़ी हमारा बना भी है पहले से। हाँ, वो जापानी एन्सेफेलाइटिस को लेके 38 जनपद में तो हमारा काफ़ी व्यवस्था पहले से ही है। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक भी हमारे पास का पीकू का और एसएनसीयू का सब बच्चों का भी है। उसमें और जो विशेषज्ञ राय से जो भी बढ़ाना है, 12 साल के नीचे के बच्चे या 18 साल के नीचे के बच्चे को किस तरह से इफेक्ट कर सकता है, उसकी तैयारी, उससे संबंधित पीडियाट्रिक डॉक्टर, उसके दवाई, ये सब तैयारी हम लोग करें। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बच्चों पर जिस खतरे की आशंका जताई जा रही थी, उसकी घातक तस्वीरें दूसरी लहर में ही नजर आने लगी है। देश में कोरोना से ठीक हो चुके कुछ बच्चों में MIS नाम की खतरनाक बीमारी पाई गई है। यानी जो बच्चे कोरोना से ठीक हो रहे हैं, उनमें से कुछ बच्चों को ठीक होने के बाद एक घातक बीमारी घेर रही है। साथ ही गुजरात के अहमदाबाद में 13 साल के बच्चे में ब्लैक फंगस मिला है। ये बच्चा भी कोरोना से ठीक हो चुका था। दूसरी लहर में कोरोना ने शहरों के बाद गांवों का रुख किया, बुजुर्गों के अलावा युवाओं का रुख किया और अब वो बच्चों पर हमला कर रहा है। मासूमों पर कोरोना और उसके साथ साथ कुछ और घातक खतरे मंडरा रहे हैं। इन खतरों को लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मामला हमारे मासूमों का है। कोरोना कहर के बीच 3 चुनौतियां। कोरोना वायरस को लेकर देश एक दो नहीं बल्कि 3 बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। तीसरी लहर से पहले जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, वो काफी हैरान करने वाली हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सबसे ज्यादा चिंता बच्चों की है। इसके लिए महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी समेत कई राज्यों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी चुनौती यह है कि बच्चों में कोरोना से ठीक होने के बाद MIS यानी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का खतरा देखा जा रहा है। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। साथ ही कोरोना को लेकर तीसरी बड़ी चुनौती है ब्लैक फंगस को कंट्रोल करना, क्योंकि देश भर में इसके मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कोरोना वायरस को लेकर बच्चों में सबसे नई और घातक बीमारी के लक्षण। कोरोना से ठीक हो रहे लोगों में ब्लैक फंगस का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच राजस्थान के अंदर कोरोना से ठीक हो चुके बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम देखा गया। इस बीमारी के कई लक्षण हैं। राजस्थान में करीब 100 बच्चों में इस बीमारी के लक्षण देखे गए। यानी कि कोरोना की तीसरी लहर से पहले बच्चों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। MIS यानी मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, इसमें कई तरह के लक्षण देखे जाते हैं। बच्चों को 3 दिन तक तेज बुखार रहता है, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, लगातार पेट दर्द और उल्टी होती है, ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, सांस तेज चलने लगती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पेशाब का रंग लाल हो जाता है। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है, वो साधारण कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है बच्चों के लिए। और उसका मुख्य कारण ये है कि ये शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन अनचेक्ड करता है, और ये इन्फ्लेमेशन जब अनचेक्ड रहता है तो ये बच्चे के दिल के ऊपर असर करता है, शॉक में चला जाता है, खून का सर्कुलेशन बंद कर देता है। साथ ही कोएगुलोपैथी यानी कि खून में थक्के बनना, और वो थक्के शरीर के दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज करने लगते हैं। कोरोना से पीड़ित बच्चों के इलाज में जुटे डॉक्टर्स का कहना है कि कोविड से ठीक होने के कुछ समय बाद कुछ बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम पाया गया है। राजस्थान में इस बीमारी से करीब 100 बच्चे पीड़ित हैं। सबसे ज्यादा 25 बच्चे जयपुर में हैं। जोधपुर में 13 बच्चे इस बीमारी से पीड़ित पाए गए हैं। राजस्थान के कुछ और शहरों में भी ऐसे केस पाए गए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ये बीमारी कोरोना से ठीक हुए बच्चों में 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल रही है। ये MIS है, मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम टाइप की डिजीज़ है बच्चों में। इसके अंदर बॉडी के बहुत सारे अंग एक साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, और सिम्टम्स इनके कोविड लाइक होते हैं, और इनमें कोई ना कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री होती है। तो बेसिकली इनका ट्रीटमेंट कोविड की तरह ही किया जाता है। साथ में डिजीज़ किस तरह की है उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जयपुर में बच्चों के हॉस्पिटल JK लोन में इस बीमारी से पीड़ित 4 बच्चे भर्ती हैं, जिनमें से एक ICU में है।
डॉक्टर्स का दावा है कि इस बीमारी के लक्षण ब्रिटेन में मिली कावासाकी बीमारी से मिलते जुलते हैं, लेकिन अभी साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। राहत की बात यह है कि समय पर लक्षण पहचान कर इलाज शुरू कर दिया जाए तो 5 से 6 दिन में इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कोरोना से ठीक हुए बच्चों पर लगातार निगरानी रखनी होगी। कोरोना महामारी के साथ साथ ब्लैक फंगस की मुसीबत अब बच्चों में दिखने लगी है। अहमदाबाद में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है। यहाँ एक निजी हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज कराने के बाद बच्चे की रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो कुछ दिनों बाद उसमें ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। मासूम की जान बचाने के लिए उसकी आंख के नीचे ऑपरेशन करके ब्लैक फंगस निकाला गया। अहमदाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में बच्चों में ब्लैक फंगस के मामले ने सबको हैरान कर दिया। डॉक्टर्स की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि गुजरात में ब्लैक फंगस के केस बहुत ज्यादा हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक 13 साल का बच्चा कोरोना से संक्रमित हो गया था, लेकिन इलाज के बाद वो स्वस्थ हो गया। हालांकि कुछ दिनों बाद उसे आंखों के नीचे दर्द की शिकायत रहने लगी, जिसके बाद जांच में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। डॉक्टर्स की टीम ने ऑपरेशन करके बच्चे को बचा लिया है, लेकिन वो इस केस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। पहला केस हमने देखा है, तो उससे हमारी ये धारणा भी टूट गई है कि म्यूकोरमाइकोसिस बच्चों में नहीं होगा, ये भी हमने देख लिया है। जिस तरीके से हमें एडल्ट्स के अंदर बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे थे म्यूकोरमाइकोसिस के, हमने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी देखे। यही सारी चीज़ बच्चों में भी संभव है, ये इस केस ने साबित कर दिया है। ऑपरेशन हमारी सर्जिकल टीम ने किया था। ऑपरेशन डेफिनेटली जटिल था, क्योंकि बच्चे का साइनस की सर्जरी हुई, उसका तालू निकाला गया और उसके राइट साइड के ऊपर के दांत निकाले गए। ये लंबा, कठिन, जटिल ऑपरेशन था। और उससे भी दुखदायी बात यह है कि बच्चे के लगभग 1/4 दांत निकाल देने पड़े। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर बच्चों पर आधारित मेडिकल रणनीति बनाई गई है। राज्य भर में चाइल्ड स्पेशलिस्ट लोगों की एक अलग टास्क फोर्स बनी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निर्देश पर बनी टास्क फोर्स पूरे राज्य में सभी छोटे बड़े शहरों में डॉक्टर्स को बच्चों के मामलों पर सलाह देंगे। साथ ही राज्य सरकार को भी जरूरी उपाय करने के लिए अपनी राय देगी। महाराष्ट्र में सभी जगहों पर एक अलग चाइल्ड केयर यूनिट बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। मुंबई में कोरोना से बच्चों को बचाने के लिए 1 साल से 15 साल तक बच्चों के लिए किड्स स्पेशल वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। मुंबई के जोगेश्वरी में चल रहे कोविड सेंटर में एक फ्लोर सिर्फ बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। वेव 3 के खतरे के बीच मुंबई में इससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि वेव 3 में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होंगे। उसको मद्देनजर रखते हुए मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में हम मौजूद हैं, SRA बिल्डिंग में, जहां इस वेव से निपटने के लिए बच्चों के लिए स्पेशल कोविड वार्ड बनाए गए हैं। ये इस पूरे फ्लोर पे आप देख सकते हैं तकरीबन 40 कमरे हैं और 80 बेड्स की पूरी फैसिलिटी जो है तैयार की गई है। ये डेडिकेटेड सिर्फ बच्चों के लिए रखी जाएगी। वहीं बच्चों को पूरी तरीके से ध्यान रखने के लिए यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो राउंड द क्लॉक काम करेंगे और पूरी तरीके से बच्चों से बातचीत करने के लिए या बच्चों का इलाज करने के लिए उनको ट्रेन किया जाएगा। वहीं मुंबई के जोगेश्वरी में बने किड्स कोविड स्पेशल सेंटर में 40 कमरे होंगे। हर कमरे में 2 बेड्स की व्यवस्था है। जो बच्चे बहुत छोटे हैं और माता पिता के बगैर नहीं रह सकते, उनके लिए कमरे का दूसरा बेड एक पेरेंट को दिया जा सकता है। जोगेश्वरी में ये खास इंतजाम BMC और डॉक्टर्स फॉर यू NGO ने मिलकर तैयार किया है। MCGM के साथ कोलैबोरेट करके बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे ये सेंटर टोटल 600 बेडेड सेंटर है, जिसमें हमने 140 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड लगाया है और 80 बेड सिर्फ पेडियाट्रिक रखा है। जैसे ये रूम है वो फुल्ली पेडियाट्रिक, इट इज़ लाइक अ सेमी ICU सेटअप कि बच्चों को यहाँ से कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। काफ़ी चाइल्ड फ्रेंडली बनाया हुआ है, उनके पेरेंट्स भी साथ में रह सकते हैं। महाराष्ट्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर बच्चों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में 100 बेड के 2 अस्पताल बनेंगे। यमुना प्राधिकरण 2 अस्थायी हॉस्पिटल बनवाएगा। दोनों अस्पतालों में बच्चों और महिलाओं का इलाज होगा। 10 महीने में हॉस्पिटल बनाकर तैयार करने का लक्ष्य है। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 18 और 20 में जगह निर्धारित हुई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल ने एक बार फिर अहम भूमिका निभाई है।
रिलायंस फाउंडेशन की ओर से वर्ली में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में 650 बेड वाला हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। इसमें 100 बेड विशेष तौर पर बच्चों के लिए तैयार किए गए हैं। इसके अलावा 20 आईसीयू बेड भी बनाए गए हैं। रिलायंस फाउंडेशन 500 फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिनमें डॉक्टर्स, नर्स और नॉन मेडिकल स्टाफ शामिल हैं, जो मेडिकल सुविधाओं की लगातार निगरानी कर रहा है। रिलायंस फाउंडेशन ने कोरोना को लेकर चल रही जंग में लोगों का साथ देने का संकल्प दोहराया है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा है, कोरोना की वजह से दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। वो लोग जिन्होंने अपनों को खोया है, उनकी तकलीफें बहुत ज्यादा हैं। हम कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में वो सब कुछ करेंगे जिससे देश मजबूती के साथ इस हालात का मुकाबला कर सके। मौजूदा वक्त में कोविड-19 का सबसे ज्यादा असर युवाओं और बच्चों पर पड़ रहा है। रिलायंस फाउंडेशन नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया के अस्पताल में बेड, संसाधन और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाएगा। मैं सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को सलाम करती हूं, जो दिन रात बिना रुके, बिना थके और समर्पित भाव से मरीजों की सेवा कर रहे हैं। हम सब एकजुट होकर इस मुश्किल पर विजय पा लेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के लिए देश पूरी तरह तैयार नहीं था, लेकिन तीसरी संभावित लहर में बच्चों को हर खतरे से बचाने के लिए राज्य सरकारें इंतजाम कर रही हैं। हर लहर में हमें पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा। इस बार कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद जिस तरह बाकी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, उसे लेकर सतर्क और जागरूक रहना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा संभावित संकट बच्चों को लेकर है। हमें मासूमों को कोरोना से भी बचाना है और ठीक होने वाले बच्चों को उसके साइड इफेक्ट से भी सुरक्षित रखना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी में अनलॉक शुरू होगा। 1 जून से अनलॉक शुरू होगा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है और यहां पर समझना होगा कि जो कुछ पाबंदियां हैं वो धीरे धीरे हटेंगी। 1 जून से ये अनलॉक होगा। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर 1 जून से शुरू होगा अनलॉक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो 1 जून से सरकार ढील देगी जो पाबंदियां हैं, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में सख्त पाबंदियां हैं, उसको धीरे धीरे हटाया जाएगा और अब ढील दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर है और लोगों के लिए इस लिहाज से राहत होगी कि जिनका कारोबार बंद है उनको कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि क्या क्या चीजें अनलॉक होंगी, किस किस सेक्टर में ढील बरती जाएगी, ये सब अभी पता चलेगा। लेकिन बड़ी जानकारी ये है कि एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया है कि अनलॉक शुरू होगा 1 जून से और ढील दी जाएगी। जो पाबंदियां हैं उसमें ढील दी जाएगी, यानी कि फिर से एक तरह से कहा जाएगा कि जिंदगी पटरी पर लौटेगी, क्योंकि अभी कोरोना के केसेस जो बढ़े उसके बाद लॉकडाउन एमपी में लगा। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, 1 जून से अनलॉक होगा, जरा बताइए और समझाइए कि किन किन चीजों पर ढील दी जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार अभी इसमें ये तैयारी कर रही है, क्योंकि जो पॉजिटिविटी रेट है मध्य प्रदेश का लगातार कम हुआ है, साथ ही साथ जो रोज के जो मामले आ रहे हैं वो भी कम हुए। हालांकि ब्लैक फंगस के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अब सरकार का ये कहना है कि जिन भी जिलों में, एक तो सबसे पहले प्रदेश स्तर पर सरकार का साफ तौर पर कहना है कि कोई फैसला प्रदेश स्तर पर सरकार नहीं करेगी। सभी जगह हर जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप अपने अपने जिलों के बारे में सिफारिश करेंगे और उसके आधार पर सरकार ये सारी चीजें धीरे धीरे खोलेगी। सरकार की कोशिश ये है कि लगातार, चूंकि 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया इस तरह के कोरोना कर्फ्यू का, कि जो जरूरत की चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, जो लोग जिनसे परेशान होते हैं, उन चीजों की सप्लाई ज्यादा से ज्यादा शुरू हो, मगर बाकायदा सारे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हो, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कोरोना के लिए अनुकूल व्यवहार है, उसके साथ सारी तरह से बाजार को धीरे धीरे खोला जाए। लेकिन ये सारे आखिरी अंतिम फैसला इसमें इस महीने के आखिर में सारे जिलों की अलग अलग क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो सिफारिशें हैं उसके आधार पर किया जाएगा। ठीक है मनोज, तो अनलॉक शुरू होगा एमपी में 1 जून से और इस महीने के आखिर में एक मीटिंग होगी क्राइसिस मैनेजमेंट की सभी जिलों की। उसके बाद तय किया जाएगा कि किन किन चीजों पर ढिलाई देनी है।